26वीं तरमीम के सिलसिले में जैसे हजरत से रुजू किया गया और फिर जैसे अब आप लोगों का ये नारा था कि हमने कई काले नाग उससे निकाल दिए, क्या ये बात दुरुस्त है कि 27वीं तरमीम की दफ़ा अभी तक कोई मुजव्वज़ा मुसवदा ड्राफ्ट आप तक नहीं पहुंचा JUIFA तक? पहले भी ना वो बहुत लेट पहुंचा था, और वो ये अलग बात है कि जब पहुंचा था फिर उसको 5-6 हफ्ते तक हमने जो ना उसके साथ जो है उसको लंबा करते रहे मामला, वरना वो तो मिडनाइट में पहुंचा था जो 26 अमेंडमेंट का ड्राफ्ट था, और उस अगले दिन उन्होंने इजलास रखा हुआ था और उनका ख्याल ये था कि कैरी हो जाएगा। बहरहाल उसको उस सूरत में भी कैरी नहीं होने दिया, और जिसको कैरी होने दिया वो उसको बहुत डाइल्यूट करके और बहुत सारी जो ना उसमें टिके निकाल के करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तब तो मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड आपने बात की हुई है, कई मामलात पे आपके साथ ऑन बोर्ड थी, बाद में कहीं और वो चले गए। अब जो सूरत हाल बन रही है, बिलावल साहब मौलाना से मिले थे, क्या तय पाया उसमें? बिलावल साहब के हवाले से जब मैं खुद तो मौजूद नहीं था, मगर मैंने पार्टी के मीडिया को जवाब देने के लिए पूछा था, तो ऑफिशियली जो ना जो मुझे बताया गया वो यही था कि ये कर्सी काल थी। अच्छा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है मुझे पता, मगर जो मुझे बताया गया था वो मैंने शेयर कर दिया मीडिया को कि कर्सी काल थी, और चूंकि राब्ते हमारे बहुत अरसे तक नहीं थे तो उसके बाद उसको सबको रिवाइव किया। ठीक, मैं अगर कहूं कि 27वीं तरमीम जो कि अब पता चल रहा है कि उसका भी तैयार है, कल कैबिनेट में भी जाना है, क्या हुकूमत ने ऑफिशियली हजरत मौलाना को एंगेज किया है? आपको एंगेज किया उन्होंने? मार्च हुआ एक एडवाइजरी कमेटी के इजलास के जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था पार्टी के बिहाफ पे। मेरा ख्याल है, मैं अपने इल्म की हद तक कि उनको अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर किया गया, इवन कंटेंट भी शेयर नहीं किया गया। ठीक, तो ये जो एडवाइजरी कमेटी इजलास में आप खुद शरीक हुए, कोई अंदाजा आपको हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द 27th अमेंडमेंट? मुझे सिर्फ NFC अवार्ड के हवाले से जो है वो बात हुई थी, आर्टिकल 160 के हवाले से और 2 के हवाले से, और वो भी बात हुई थी। मैं थोड़ा सा लेट था, कोर्ट में था, कोर्ट से जब निकल के गया हूँ तो उस वक्त जो है वो लंच पे आ गए थे वो। ठीक, तो वो बात हुई है, और इसके अलावा मेरे साथ कोई चीज शेयर नहीं किया गया, मगर उन्होंने ये बताया था कि कमेटी में ले जाएंगे और कमेटी में डिबेट करेंगे। ये कमिटमेंट की गई है हमारे साथ। ठीक। अच्छा, कामरान साहब, मैं ये भी सुन रहा हूं कि इसमें जो आईनी बेंच है उसको आईनी अदालत का दर्जा देना है, जजेस की उम्र, और फिर हाई कोर्ट या दीगर के मामले पे जजेस की ट्रांसफर, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, ये आपने भी सुना होगा। ये कैसी तरमीम रहेगी, कैसा रहेगा ये काम अगर ये ऐसा वाकईतन होता है? देखिए, 26 अमेंडमेंट का हिस्सा था, उसमें भी जजेस की उम्र जो ना उन्होंने 68 प्रपोज की, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज किया था, मगर वो उसमें चलते चलते और उसको बातचीत के नतीजे में जो है वो बेंच में जो है ना वो किया था कि जी बेंच बनेगा, और फिर देन जो है ना वो जजेस की उम्र वही रहने दी गई थी। तो मैं इस तरह से लेता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई चीज जो है 2 पार्टियों के दरमियान या 2 से ज्यादा पार्टियों के दरमियान, ज्यादा 2 से ज्यादा पार्टियां थी, उसमें अपना पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, हम भी शरीक थे जी। ये इसके बाद जो है ना जो एक चीज जो बनी, जो उसने शक्ल ली, अच्छी बनी या बुरी बनी, वो कोर्ट में अब सब्जुडिस है, मगर उसके निकल के फिर वापस उसी चीज को ले आना या उससे मिलती जुलती किसी चीज को ले आना, तो वो हमारे पार्ट पे वो एक सियासी शराफत का मुजाहरा नहीं होगा। ठीक। अच्छा कामरान साहब, ये उम्र बढ़ाई जाती है, कम की जाती है, या फिर ये कि रिटायर्ड जज भी एडहॉक जज के तौर पर आईनी अदालत जो आ सकती है उसका अगर हिस्सा बनते हैं, तो आपकी इसमें समझ के आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पे? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट ना होने के बाद दूसरा जो उसका बाद मरहला ये है कि डॉक्यूमेंट आ जाता है तो फिर मेरा ओपिनियन जो है ना वो मैटर नहीं करता, वो पार्टी का ओपिनियन मैटर करता है। फिर पार्टी के अंदर ये डिबेट होगा, और फिर पार्टी ने बनाया, उसमें हमारा मुख्तलिफ जो है राय हो सकती है, मगर अल्टीमेट राय वो होगी जो पार्टी की राय होगी। नहीं, ऑब्वियसली दैट मेक सेंस, बट जो जजेस की ट्रांसफर का भी एक प्रपोजल है, आप कानूनदान भी हैं, ये क्या मुफीद होगा या इससे हर हुकूमत फिर अपना फायदा उठाएगी? ये पहले भी था, आर्टिकल 200 में ये चीज पहले भी डाली गई थी 26 अमेंडमेंट में, और ये हमने निकलवाई थी। अच्छा, यानी मेरे पास वो प्रपोज ड्राफ्ट 26 अमेंडमेंट का मौजूद है। वो अगर मौलाना ने परमिट किया तो वो प्रपोज ड्राफ्ट, फिर जो अल्टीमेटली जो 26 अमेंडमेंट बनी, ये सब चीजें जो है ना वो फिर शेयर की जा सकती हैं। मेरे पास मौजूद है सब कुछ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, और इसको फिर अगर इजाजत हुई पार्टी की तरफ से
तो फिर जो है ना ये बड़ी बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में ये नुकता था कि जजेस की ट्रांसफर का आर्टिकल 200 के तहत, और आप ये कह रहे हैं कि जेयूआई फे की वजह से तब इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 26 अमेंडमेंट से जो बहुत सारे क्लासेस निकाले थे वो इसी तरह से निकले थे। अदरवाइज तो उन्होंने अगस्त या सितंबर में जो इजलास बुलवाया था उसकी डेट चेक कर लीजिए, उसमें तो इन्होंने कैरी करवा लेना था सारा कुछ। फिर उसके बाद सारी उसकी मौलाना की जो है वो एफर्ट्स थी, जिसके नतीजे में 5-6 हफ्ते एक तो डिले हुआ और प्लस जो है वो ये बहुत सी चीजें निकल गई। वो सारा जो है ना वो आपके कंपैरिजन के लिए जो है वो दिया जा सकता है, मगर वो सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द मौलाना साहब। नहीं, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये तो एक हिस्सा है। अगर आप लगे हाथों ये भी बता दें कि और कौन से 2-4 अहम मामला थे जो 26वीं तरमीम में जेयूआई फे की वजह से हटाए गए? बहुत से मामला थे, ये तो आपको एक आर्टिकल 8 मिलिट्री कोर्ट वाला वो मामला था, वो जेयूआई की वजह से हटा था। और 243 में को भी उसमें जो है ना वो टच किया गया था। वो सारी चीजें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। तो वो आर्टिकल 200 था, बहुत सारी और चीजें जो है ना इसमें हैं उसमें, क्योंकि 58 क्लास ओरिजिनली जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक, तो तो ये कामरान साहब, मैं जो कल जो जेयूआई फे का ऑफिशियल हैंडल पे जो ट्वीट आया उसके 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ, हैसियत सियासतदान उस पर आपका तबसरा मांग रहा हूँ। यहाँ लिखा गया कि इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जैसे बड़े मनसब के हामिल आदमी हैं। उन्होंने खुद 27वीं तरमीम की नफी करते हुए कहा था कि हमने अभी तक 26वीं आईनी तरमीम को हजम नहीं किया। फिर अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? जितनी जल्दी की जा रही है उससे कई सवालात और खदशात पैदा हो रहे हैं जो कौम को तकसीम कर सकते हैं। मेरा सवाल अब एक सियासतदान के तौर पर आपसे है, क्या ऐसी इमरजेंसी है सर? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। देखिए, दस्तूर में जो है ना वो इत्तेफाक राय जरूरी होता है, वसी तर इत्तेफाक राय। तो बिल्कुल 100% तो शायद नहीं हो सकता, मगर और वसी तर इत्तेफाक राय में आपने जो है ना लीगल फर्टिनिटी को भी जो है ना उसमें ऑन बोर्ड लेना है। और उनको क्या, देखिए मुझसे गलती हो सकती है और पॉलिटिकल वर्कर्स से गलती हो सकती है, मगर जब लीगल माइंड्स को जो है ना वो आप ऑन बोर्ड लेंगे तो फिर उस तरह से इनपुट आएगी और फिर गलती का इम्कान निस्बतन कम हो जाएगा। स्टिल जो है ना वो इंसान गलती का इम्कान होता है, मगर वो जितना आप उसको जो है वो उसके ऊपर टाइम देंगे तो उसका नतीजा है वो मुल्क के लिए। अच्छा, अब मैं जरा अपोजिशन की बात भी कर लूं। पीटीआई ने तो अब फैसला किया, उनके रहनुमा इमरान खान साहब ने, कि जी अचकजई साहब और राजा नासिर बाद साहब डील करेंगे, को बातचीत होगी। लेकिन इतला यह है कि पीटीआई और अपोजिशन अलायंस जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो लॉन्ग मार्च या एहतजाज की सूरत का प्लान कर रहा है मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। क्या जेयूआई फे से भी उनका राब्ता हुआ? क्या जेयूआई फे पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर किसी एहतजाजी तहरीक या लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? ये मैं नहीं कह सकता। कल पीटीआई का और महमूद खान साहब का जो है ना वो सिटिंग हुई है, कल ये बैठे थे, मैं खुद मौजूद नहीं था, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसमें गुफ्तगू क्या हुई है। मगर उसका हिस्सा कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक अगर शुरू होती है, सवाल तो अगर और मगर के साथ है, तो क्या जेयूआई उसका हिस्सा बनेगी? ये फैसला जो है पार्टी के अंदर के अदारे करेंगे और अभी तक उनका कोई इजलास नहीं।